ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट पे प्रस्तुत है केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की भूमिका पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के साथ भेंटवार्ता। भेंट करता है आकाशवाणी संवाददाता आशुतोष शुक्ला। हेल्थ केयर सेक्टर की बेहतरी के लिए और हेल्दी इंडिया की संकल्पना के साथ पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसी विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए आकाशवाणी समाचार पर जुड़ रहे हैं सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिस्टर राजेश भूषण। वेलकम टू ऑल इंडिया रेडियो न्यूज सर। धन्यवाद सर। प्राइमरी हेल्थ केयर को बेहतर बनाने के लिए आज से 4 साल पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स लॉन्च किए गए थे। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था और यहाँ पर जनता को क्या सुविधाएं मिलती हैं? हमें सबसे पहले समझना होगा जो देश की स्वास्थ्य नीति है 2017 में उसको संशोधित किया गया और एक नई स्वास्थ्य नीति बनाई गई। 2017 की स्वास्थ्य नीति ये कहती है कि स्वास्थ्य केवल वो नहीं है जो अस्पतालों में ट्रीटमेंट के माध्यम से दिया जाता है। स्वास्थ्य का अर्थ है वेलनेस और वेलबीइंग। इसका अर्थ ये हुआ कि स्वास्थ्य के 3 आयाम हैं। एक है प्रमोटिव, दूसरा है प्रिवेंटिव और तीसरा है क्यूरेटिव। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो हैं वो इन तीनों आयामों को एड्रेस करते हैं। 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन प्रारंभ किया जब हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स की योजना को पूरे देश में शुरू किया गया। इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में ग्रामीण लोगों को न केवल दवाइयां फ्री मिलती हैं बल्कि डायग्नोस्टिक टेस्ट भी मुफ्त में उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा 12 स्वास्थ्य सुविधाओं के पैकेज हैं जो मुफ्त में मिलते हैं। उदाहरण के लिए कॉमन कैंसर्स जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, कैंसर ऑफ सर्विक्स, इसकी स्क्रीनिंग मुफ्त है। हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग होती है, डायबिटीज की स्क्रीनिंग होती है, ये भी निःशुल्क है। इसके अलावा महिला और बाल स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही साथ ईट राइट, कैसे ठीक खाना खाया जाए, ठीक आहार, उसी प्रकार से ठीक व्यवहार, योग कैसे करें, एक्टिव कैसे रहें, तो ये सभी आयाम इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में उपलब्ध होते हैं। देश में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की शुरुआत के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस संदर्भ में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। जब 2018 में इसको प्रारंभ किया था तो उस समय हमारा लक्ष्य था कि दिसंबर 2022 तक 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चालू करें पूरे देश में। इस लक्ष्य के सापेक्ष हमने अभी 1,17,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चालू कर दिए हैं। यानी कुल 1,50,000 हमें ऑपरेशनलाइज करने हैं और 1,17,000 हम ऑपरेशनलाइज कर चुके हैं। अब इनका महत्व क्या है? इनका महत्व ये है कि ये आम जन तक स्वास्थ्य की प्रमोटिव, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। और आम जन मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि अगर किसी गांव में कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो जो उसका पहला सबसे नजदीक का स्वास्थ्य संपर्क है या जिसे अंग्रेजी में फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं, वो ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं। इस परिप्रेक्ष्य में चौथी सालगिरह पर एक लंबा कार्यक्रम प्रस्तावित है। 16 तारीख को देश भर के 1 लाख से अधिक जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स हैं वो टेली कंसल्टेशन और टेली मेडिसिन की सुविधाएं अपने अपने कार्य क्षेत्र में उपलब्ध कराएंगे, जिसमें कि वो अपने स्वास्थ्य के बारे में स्पेशलिस्ट जो कहीं दूर बैठे हुए हैं, जिला अस्पताल में बैठे हुए हैं या जिला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, उनकी राय, मशवरा, परामर्श ले पाएंगे। ये 16 तारीख को होगा। 17 तारीख को देश भर के 1,17,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में हम योगा के सेशन आयोजित करेंगे और योग के माध्यम से स्वास्थ्य और वेलबीइंग की ओर कैसे बढ़ा जाए। फिर 18 तारीख से लेकर 23 तारीख तक देश भर में ब्लॉक लेवल पर यानी विकास खंड के स्तर पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन होगा, जिसमें हम स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में और अधिक जागरूकता उत्पन्न करेंगे आम ग्रामीण जनों के बीच। सर, आपने अभी टेली कंसल्टेशन सर्विसेज के बारे में बताया।
हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के समक्ष एक गंभीर चुनौती बताई जाती है कि दूर दराज के क्षेत्रों में आवश्यक संख्या में डॉक्टर्स कई बार उपलब्ध नहीं होते। इस समस्या को दूर करने के लिए आपके विभाग ने ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन फैसिलिटीज लॉन्च की हैं। इसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए। ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन की जो सुविधा है, ये अप्रैल 2020 में हमने प्रारंभ की थी देश भर में। ये 2 माध्यमों से दी जाती है। एक है डॉक्टर और मरीज के बीच का कंसल्टेशन, जो कि ऑडियो विजुअल होता है और आईटी इनेबल्ड होता है। दूसरा डॉक्टर और डॉक्टर के बीच का कंसल्टेशन। अब मैं आपको इसका फर्क बताता हूं। अगर आप शहरी क्षेत्रों में हैं तो ये माना जाता है कि आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं और आपको अपनी बीमारी या अपनी स्वास्थ्य की कंडीशन की बेहतर समझ है, तो आप अपने मोबाइल पर ई संजीवनी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। इसको ई संजीवनी ओपीडी कहते हैं, यानी डॉक्टर और मरीज के बीच में टेली कंसल्टेशन। मरीज अपने घर पर हैं, उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना है, और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो किसी टर्शरी केयर फैसिलिटी में। दूसरा जो इसका आयाम है वो है असिस्टेड टेली कंसल्टेशन। ये अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। यहाँ जो ग्रामीण जन हैं वो अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आते हैं। वहाँ एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, CHO। ये डॉक्टर नहीं होता है, ये BSc नर्सिंग पास व्यक्ति हो सकता है या ये आयुष के डॉक्टर भी हो सकते हैं कुछ मामलों में। उनके साथ ये ग्रामीण बैठते हैं, अपने स्वास्थ्य की जो भी समस्या है उनको बताते हैं CHO को, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को। वो टेली कंसल्टेशन के माध्यम से उस विवरण को उपलब्ध कराते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, जो कहीं दूर बैठे हुए हैं। अब वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ये बताते हैं CHO को कि इस ग्रामीण व्यक्ति को किस प्रकार की दवा लेनी चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए, क्या फर्दर टेस्ट कराने चाहिए, क्या किसी रेफरल की आवश्यकता है कि नहीं। तो ये असिस्टेड टेली कंसल्टेशन हुआ। यही व्यवस्था हम 1 लाख से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में 16 तारीख को देश भर में करने जा रहे हैं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं मिशन मोड में। इनके बारे में हमें बताएं, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और भविष्य में इनके विस्तार का क्या प्लान है। आयुष्मान भारत ने देश में स्वास्थ्य की संकल्पना में एक पैराडाइम शिफ्ट उत्पन्न किया है। यानी स्वास्थ्य को देखने का और स्वास्थ्य सेवाओं को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल गया है। आयुष्मान भारत में कुल 4 स्तंभों पर काम हो रहा है और एक साथ हो रहा है। पहला स्तंभ है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। दूसरा स्तंभ है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके अंतर्गत ग्रामीण गरीबों को और शहरी गरीबों को भी इन पेशेंट इलाज निशुल्क मिलता है। यानी पहला स्तंभ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति केंद्रित है और दूसरा स्तंभ सेकेंडरी और टर्शरी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति केंद्रित है। तीसरा स्तंभ है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। सारी स्वास्थ्य सेवाएं एक डिजिटल इकोसिस्टम में कैसे डिलीवर की जाएं, वो उसको देखता है। और चौथा स्तंभ है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ये उन इलाकों में केंद्रित है जहां की ऐतिहासिक रूप से स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर वीक रहा है, जहां अस्पतालों की कमी रही है, जहां पब्लिक हेल्थ लैब्स की कमी रही है। और इस चौथे स्तंभ के माध्यम से सैचुरेशन मोड पर ऐसे क्षेत्रों में हम स्वास्थ्य की आधारभूत संरचनाओं को तैयार करेंगे। सर, जब कोई मरीज अपना इलाज करवाने के लिए जाता है तो उसके मेडिकल रिकॉर्ड हमारे देश में डॉक्टर के पास उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसे में सही डायग्नोसिस और सही इलाज आइदर डिलेड हो जाता है या मुश्किल हो जाता है। इस इश्यू को दूर करने के लिए आपके विभाग द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्कीम चलाई जा रही है। सर, ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे दूर करेगी ये स्कीम? देखिए, ये बहुत साधारण है। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्रगति हुई वैसे वैसे आज हम मरीज के सारे रिकॉर्ड, चाहे वो उनका एक्सरे का रिकॉर्ड हो, MRI का रिकॉर्ड हो, कोई उन्होंने ब्लड टेस्ट कराया हो उसका रिकॉर्ड हो, तरह तरह के टीके लगवाए हो उसका रिकॉर्ड हो, इन सारे स्वास्थ्य संबंधी अभिलेखों को हम डिजिटाइज कर सकते हैं, यानी डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं। अब अगला प्रश्न ये है कि अगर आप इनको डिजिटाइज कर देते हैं तो इनको सुरक्षित कहाँ रखेंगे?
उसके लिए डिजी लॉकर की व्यवस्था सरकार ने की है। ये भी निःशुल्क सुविधा है और ये किसी बैंक के लॉकर के समान है, लेकिन ये डिजिटल लॉकर है और इसमें बिना आपकी अनुमति के कोई कागजात या कोई रिकॉर्ड नहीं निकाला जा सकता है और नहीं डॉक्टर के साथ शेयर किया जा सकता है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत यदि मरीज डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनसे जो भी सूचना मांगे वो सूचना से संबंधित डिजिटल अभिलेख मरीज डॉक्टर को उपलब्ध करा सकते हैं और डॉक्टर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर उस डिजिटल अभिलेख को देख सकते हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पेशेंट सेंट्रिक है, यानी बिना पेशेंट की अनुमति के कोई भी डॉक्टर या कोई अन्य व्यक्ति उन डिजिटल अभिलेखों को नहीं देख सकता। सर, आपने जन आरोग्य योजना के बारे में बात की, जिसके अंतर्गत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर प्रोवाइड किया जाता है। सर, इस योजना की ग्लोबल लेवल पे तारीफ भी हुई है। आगे चल के क्या कुछ चेंजेस करने का प्लान है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे, जिसको लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं, 2018 में लॉन्च की गई थी और अब तक 3 करोड़ से ज्यादा हाउस होल्ड इससे बेनिफिट हो चुके हैं। यानी उन्होंने कैशलेस इन पेशेंट सुविधा का लाभ उठाया है। अस्पतालों में भर्ती होकर किसी ने अपने घुटने रिप्लेस कराए हैं, किन्होंने हार्ट का बाईपास कराया है, किन्होंने डायबिटीज से संबंधित इलाज करवाया है, अनेक प्रकार के इलाज। और अधिकांश इलाज ऐसे हैं जो कि किसी भी परिवार को गरीबी रेखा से नीचे पुश कर देते हैं, क्योंकि तत्काल पैसे की जरूरत होती है जब आप बीमार पड़ते हैं। इसमें क्योंकि कैशलेस है तो कोई पैसा नहीं देना है और ये सारे के सारे जो अस्पताल हैं ये एक उचित गुणवत्ता के हैं, उसकी जांच सरकार पहले कर लेती है उन अस्पतालों को इम्पैनल करने से पूर्व। लक्ष्य ये है कि इस 3 करोड़ के दायरे को हम निरंतर बढ़ाते रहें और उसके लिए ये भी आवश्यक है कि जो टर्शरी केयर और सेकेंडरी केयर देने वाले अस्पताल इस समय आयुष्मान भारत पीएमजे योजना का हिस्सा हैं, उनकी संख्या को भी बढ़ाएं। जो पैकेजेस यानी जो स्वास्थ्य संबंधी इलाज हम इस योजना में कवर करते हैं, उनकी संख्या को भी बढ़ाएं। तो 3 तरह के फ्रंट्स पर काम किया जा रहा है। एक, लाभान्वितों की संख्या को बढ़ाया जाए। दूसरा, इस प्रकार की कैशलेस सुविधा देने वाले अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाए। तीसरा, इस कैशलेस सुविधा में जिस जिस प्रकार के इलाज कवर होते हैं, जिनको हम हेल्थ पैकेजेस कहते हैं, उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। ये अक्सर कहा जाता है कि अ लॉट ऑफ इंडियंस जस्ट मेजर हेल्थ केयर बिल अवे फ्रॉम पॉवर्टी, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है अभी, हालांकि पिछले कुछ वर्षों में गिरा है, बट अभी भी वो लगभग 50% के आसपास है। ऐसे में हम देखते हैं कि कंबाइंड एक्सपेंडिचर जो स्टेट्स का और सेंटर का ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ केयर इज अबाउट 1.5%, जबकि इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में बोला था उसमें 2.5% का टारगेट था। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए और इम्प्रूव्ड एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक हेल्थ केयर के गोल को अचीव करने के लिए आपका विभाग क्या कर रहा है? 2017 की जो स्वास्थ्य नीति है वो ये कहती है कि ये 2.5% ऑफ जीडीपी 2025 तक लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो लक्ष्य हमारी आंखों से ओझल हो गया है। लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों स्वास्थ्य पर होने वाले अपने व्यय को बढ़ाएं। राज्य सरकारों को अपना व्यय 8% तक करना है और हम राज्य सरकारों से निरंतर विमर्श में हैं। भारत सरकार ने पिछले 8 वर्षों में सिग्निफिकेंट इंक्रीज अपने हेल्थ बजट में किया है और उन मंत्रालयों के बजट में भी किया है जिनकी योजनाओं का प्रभाव स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यक्रमों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन मंत्रालय के बजट भी उसी अनुपात में बढ़ाए गए हैं जिस अनुपात में स्वास्थ्य मंत्रालय के। उसी प्रकार विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय के बजट भी सिग्निफिकेंटली बढ़ाए गए हैं। तो अनेक मंत्रालयों के बजट बढ़ाए गए हैं और 2025 तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की भूमिका पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के साथ भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे आकाशवाणी संवाददाता आशुतोष शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।